नमस्कार, द फॉलो के इस लाइव में आप सबों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह और मेरे साथ दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए सूरज ठाकुर हैं। झारखंड में इन दिनों गिरिडीह के पारसनाथ में कांग्रेसी नेताओं का चिंतन शिविर चल रहा है। झारखंड में कांग्रेसी नेता जो हैं अपने भविष्य को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं और इसके लिए ही 3 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन था। आज कई तरह के मुद्दों पर बात हुई, कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन इसमें एक जो मुद्दा था दीपिका पांडे सिंह का, वो काफ़ी हाईलाइट करने वाला था, जिसके बारे में हम सूरज ठाकुर से जानेंगे। सूरज, दीपिका पांडे ने आज कुछ बयान दिया है क्योंकि दोनों गठबंधन में हैं अभी, कांग्रेस और जेएमएम। इसके बाद भी उन्होंने जेएमएम पर सवाल उठाते घेरते हुए उन्हें कुछ कहा है। देखिए, पिछले कई महीनों से एक सवाल जो सियासी गलियारों में चल रहा है झारखंड के, कि महागठबंधन जो है वो हिचकोले खा रहा है, दोनों पहिए सही से नहीं चल रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उसका पटापेक्ष हो गया। उसका एक तरह से कहें कि खुलासा खुले तौर पर हो गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने महागठबंधन में अपनी उचित भागीदारी को लेकर चिंतित है, परेशान है, और उसे ये लग रहा है कि जो भी काम झारखंड में हो रहे हैं उसका सारा का सारा श्रेय जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जा रहा है। उसमें कांग्रेस कहीं छिपी दबी सी है। आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन था और दीपिका पांडे सिंह जो महागामा से विधायक हैं वो आई संबोधन के लिए। संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड की सियासत में मेरी पहचान एक कड़वा बोलने वाले शख्सियत के तौर पर है। मैं कड़वा बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं मीठा बोलूँ और पॉलिटिकली करेक्ट रहूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है और मुझसे हो नहीं पाएगा क्योंकि यही मेरी प्रकृति है। तो वैसे भी उन्होंने कहा कि नीम, उन्होंने उदाहरण दिया कि नीम कड़वा होता है और उसकी एक प्रकृति होती है कि नीम कड़वा होता है पर स्वास्थ्यवर्धक होता है। वैसे ही मैं कड़वा बोलूँगी, लेकिन जो भी बोलूँगी वो संगठन के लिए फायदेमंद होगा। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो पार्टी में हैं लोग, कुछ लोग जीतकर विधायक बन गए, कुछ जो विधायक बने वो मंत्री बन गए, लेकिन सालों से जिन्होंने पार्टी का झंडा ढोया है उनको उनकी उचित भागीदारी नहीं मिली है पार्टी में। पहले तो उन्होंने संगठन के अंदर की बात की। दूसरा जो उन्होंने अहम आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हम ये महसूस कर रहे हैं और निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता या जिलाध्यक्ष हों, वो ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार में हमारी उचित भागीदारी स्पष्ट नहीं है। हम दिख नहीं रहे हैं कि हम महागठबंधन का हिस्सा हैं और जो भी फैसले लिए गए वो उसमें हमारा भी योगदान था। तो उन्होंने कहा सबसे पहले जो पेट्रोल सब्सिडी की बात है, जिसका बहुत जोर शोर से क्या कहें ऐलान हुआ पर क्रियान्वयन हुआ। 2 साल कार्यकाल के जब पूरे हुए तो मंच से उसके बारे में चेक्स बांटे गए। इसका क्या कहते हैं, उसका ऐलान हुआ 2 साल के कार्यकाल के समय और 26 जनवरी को इसके लिए चेक भी बांट दिए गए पहली बार। तो उन्होंने कहा कि ये वाला मसला है, तो पेट्रोल सब्सिडी का मसला है। दूसरा है कि जितने भी प्रवासी श्रमिक लौटे थे, 8 लाख से ज़्यादा उनकी संख्या थी अलग अलग प्रदेशों से, और उनको ले आया गया और उनको मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराया गया और सबको खाना दिया गया। ये दूसरी बात थी। तीसरी अहम बात जो किसानों का ऋण माफी का मसला है कि वो किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोरोना काल जो है बहुत अहम रहा था और पूरे कोरोना काल में स्वास्थ्य में बहुत काम हुआ है। मतलब दूसरे राज्यों की तुलना में हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया। हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड में थे, अपने मतलब समाज सेवा के दृष्टिकोण से भी ले लें या सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे काम हुए, हमने अच्छे से प्रबंधन किया। तो उनका कहना था कि ये जो सारे विभाग हैं, एक तो पेट्रोल सब्सिडी का मसला है, वित्त विभाग से जुड़ा है, पेट्रोलियम विभाग से जुड़ा है। वित्त विभाग डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पास है। किसान माफी की उन्होंने बात की, वो विभाग बादल पत्रलेख के पास है। स्वास्थ्य की उन्होंने बात की, स्वास्थ्य विभाग जो है वो बन्ना गुप्ता के पास है। तो उनका ये कहना था कि ये जो सारे विभाग हैं और इनके जो मंत्री हैं, बादल पत्रलेख हैं, बन्ना गुप्ता हैं और डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं, ये सभी कांग्रेस के विधायक हैं जो मंत्री बने हैं। तो बिना मंत्रालय की भागीदारी के तो कोई भी काम नहीं होता है। कैबिनेट से जब कोई फैसला हो रहा है तो उनका कहना है कि काम तो हुए, मंत्री उससे जुड़े हुए हमारे पार्टी से जो हैं वो हमारे पार्टी के कोटे से मंत्री हैं, लेकिन वो क्रेडिट मिला नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो भी काम हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि मैं कड़वा बोलती हूँ कि एक शख्स ले गया और मैं नाम भी लेती हूँ कि वो सारा का सारा क्रेडिट हेमंत सोरेन ले गए अकेले, पूरा मुख्यमंत्री क्रेडिट ले गए। तो उससे होता क्या है कि चूंकि आप गठबंधन का हिस्सा हैं आप,
तो गठबंधन का हिस्सा है, आपको अगले चुनाव में उतरना भी है। या तो आप तय करेंगे कि मुझे गठबंधन के साथ ही उतरना है, या अकेले तय करेंगे। महागठबंधन के साथ उतरने का तय करेंगे तब भी आपकी भूमिका छिपी रह जाती है कि स्टेट में जो भी फैसले लिए गए उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका थी। दूसरा अहम जो बात है कि अगर अकेले उतरने का फैसला करते हैं तो पूरा नुकसान है, क्योंकि आम लोगों को उनके नजरिए से आम लोगों को यही लगता है कि जो भी हो रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि हमें सरकार में रहते हुए ये भी तय करना पड़ेगा कि हमारा संगठन कितना मजबूत हो रहा है। ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ विधायक बन गए हैं, कुछ मंत्री बन गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी का झंडा धोया है वर्षों वर्षों, पार्टी अच्छी स्थिति में थी, पार्टी ने 2 सीटें जीती, या पार्टी ने 18 सीटें जीती, या पार्टी भविष्य में 30 सीटें जीतेंगी, किसी भी परिस्थिति में उन कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा ढोया है पूरे समर्पण भाव से। तो हमें उन्हें ताकत करना होगा, वो खुद को उपेक्षित ना महसूस करें। दूसरी बात जो है कि सरकार में भागीदारी की वो हमारी सुनिश्चित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारी भागीदारी क्या है। तीसरी बात है स्वायत्तता की, कि हम पार्टी में गठबंधन में हम विलुप्त ना हो जाएं, पता ही ना चले कि हम हैं भी या नहीं हैं। तो स्वायत्तता की बात है कि नहीं, उस महागठबंधन की जो सरकार झारखंड में चल रही है उसमें कांग्रेस की भी एक अहम भूमिका है। जो पहले दिन अविनाश पांडे का भाषण हुआ था चिंतन शिविर में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें सरकार चलाने के साथ साथ, महागठबंधन में रहने के साथ साथ, सरकार की नीतियों में भाग लेने के साथ साथ हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारी अपनी स्वायत्तता वो कमजोर ना पड़ जाए, जो संगठन है वो कमजोर ना पड़ जाए, ताकि अगर हम अगले चुनाव में अकेले उतरने का फैसला करते हैं प्रदेश में, क्योंकि जो चिंतन शिविर बुलाया गया है उसका मुख्य मोटो ही यही है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसी समय विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो अगर पार्टी अकेले उतरने का फैसला करती है तो वो जनता को क्या बताएगी। दूसरी जो अहम बात उन्होंने कही कि आप जानती हैं रानी, कई खबरें आपने लिखी हैं वेबसाइट्स के लिए और हम चर्चा भी करते हैं कि ओबीसी आरक्षण का मसला है, झारखंड में 27% और ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही है। तो उनका कहना था, दीपिका पांडे सिंह ने कहा चिंतन शिविर में कि 27% आरक्षण का जो मसला है वो भी हमने ही सबसे पहले उठाया, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में वो शामिल था, हमारे घोषणा पत्र में हमने उसको जगह दी, और उसी का नजरिया है कि वो अभी तक लागू हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसी का परिणाम है कि इस पर कम से कम चर्चा शुरू हो गई है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि परिवहन निगम का जो गठन है वो 21 सालों से हुआ नहीं है, उसका भी जिक्र हुआ और उस पर भी बात हो रही है। जो आलमगीर आलम है, विधायक दल के नेता हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके अधीन है, तो उन्होंने कहा कि जो ओबीसी आरक्षण का मसला, उस पर भी कैबिनेट में बातचीत होगी, जो 24 को कैबिनेट की बैठक होनी है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो सुगबुगाहट चल रही थी पिछले कई महीनों से कि झारखंड में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता नाराज हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था आप 2 साल के कार्यकाल का जब पूरा हुआ और उस पर जो मोरहाबादी में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जहां सरकार की उपलब्धियां बताई, तो आप जितने भी पोस्टर देखेंगे, जो भी विज्ञापन देखेंगे, आपको मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो एक आम पब्लिक वही देख रहा है और वही सबसे बड़ी चिंता जो है कांग्रेस के विधायकों की है। जी, तो आम बोलचाल की भाषा में अगर समझे तो यही है कि दीपिका पांडे सिंह का ये सीधी तौर पे आरोप कह सकते हैं आप कि हेमंत सरकार पर है कि मंत्रिमंडल में हमारे भी, कांग्रेस के भी नेता हैं जिनके रहते ही बहुत सारे काम जो हैं हुए हैं, और विकास के काम को लेकर कह लें या फिर कई मुद्दे हैं जिन पर अब बात होनी शुरू हो गई है। तो ऐसा उनका कहना है कि कांग्रेसी नेताओं ने ही उन पर सबसे पहले बात उठाया था, तब जाकर उस पर अमल होना शुरू हुआ है। लेकिन आम जनता तक सिर्फ यही संदेश पहुंच रहा है कि हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ वही काम कर रही है, यानी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आम बोलचाल की भाषा में अगर आप समझे इस चीज़ को लेकर। तो अब बात करते हैं चारा घोटाले मामले की, जो कि जिस पर आज फैसला आ गया है। पूरे देश की इस पर नज़र टिकी हुई थी। लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि 15 फरवरी को लालू यादव को दोषी ठहरा दिया गया था, और आज लोग इंतज़ार कर रहे थे 21 फरवरी का कि आखिर लालू यादव को क्या सज़ा होगी, क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस तरह के तमाम सवाल आप सबों के मन में भी थे और हमारे मन में भी चल ही रहे थे। सूरज से पूरा अपडेट लेते हैं चारा घोटाले मामले में। सूरज, आज लालू यादव को सज़ा सुना दी गई। देखिए, लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सज़ा सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है। इसके अलावा उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मेडिकल ग्राउंड पर जो लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता हैं और इनकी तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा था, वो मेडिकल ग्राउंड पर रियायत देने की बात कही जा रही थी, और पहले से इस बात की चर्चा थी कि अगर उनको 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उनको जेल जाना पड़ेगा, और ये 5 साल की सज़ा हो गई।
तो ये सजा ऑब्वियस भी था। कई लोग जो चर्चा कर रहे थे कोर्ट परिसर के बाहर की 7 से 8 साल की सजा भी हो सकती है, हालांकि 5 साल की सजा हुई। उसका कारण ये है कि चारा घोटाला का जो मसला है उसमें सबसे बड़ा मामला था डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का, क्योंकि यहाँ 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। तो पहले भी जो चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का मामला है, देवघर कोषागार से अवैध निकासी का मामला है और दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला है, इन तीनों ही मामलों में उनको अलग अलग जो उसमें 3 जो जिले हैं उसमें 4 मामलों में उनको सजा दी गई थी अलग अलग, लेकिन ये 5वां मामला था चारा घोटाला से जुड़ा हुआ। तो इसकी आशंका बहुत ज़्यादा थी कि उनको ये सज़ा दी जाएगी। अब जो उनके अधिवक्ता हैं या उनके तरफ से जो पक्ष है उनका ये कहना है कि वो लोग इस फैसले को हाई कोर्ट में, जो सीबीआई कोर्ट का फैसला है उसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और वहाँ से रियायत लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो भारत के संवैधानिक व्यवस्था में ये आपको अधिकार है न्याय के लिए कि आप ऊपर के कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये बात है, जाहिर सी है कि प्रतिक्रियाएं अब आ रही हैं कि जैसा कि जिस दिन दोषी उनको ठहराया गया था उसी दिन तेजस्वी यादव जो उनको बेटे हैं और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसी दिन कहा था कि गरीब और गरीब के नेता ही जेल जाते हैं और देश में ऐसे लगता है कि जैसे बस एक चारा घोटाला ही है जो घोटाला हुआ है, बाकी तो सब पाक साफ है। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 15 से 20 सालों में 80 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। जो भी ईडी है, सीबीआई हैं या बाकी जो तमाम एजेंसियां हैं सीबीआई, वो क्या कर रही हैं इस पर। उन्होंने विजय माल्या, नीरव मोदी और अभी जो आपका एपीजी शिपयार्ड का जो घोटाला का मामला है 22,842 करोड़ का, उसका भी मसला उन्होंने उठाया। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव को जो है जैसा कि कहा जा रहा था कि 3 साल से अगर ज़्यादा की सज़ा हुई तो उनको जेल जाना पड़ेगा। अब चूंकि मेडिकल ग्राउंड पर उनका इलाज चल रहा है, कम से कम 14 से 15 बीमारियां अलग अलग हैं जिनसे ग्रसित हैं आरजेडी प्रमुख। उनको सबसे बड़ी जो समस्या है वो किडनी की बीमारी उनकी 4th स्टेज में है और उनको बहुत कम लिक्विड लेने की सलाह देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको, मधुमेह की शिकायत है, घुटनों में पैरों में दर्द की शिकायत है। तो इसी ग्राउंड पर जिस दिन उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो होटवार जेल जाने के महज 2 घंटे बाद वो जेल से बाहर आ गए, उनको रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आज भी जो सुनवाई हुई वो लालू प्रसाद यादव जो है व्यक्तिगत रूप से सशरीर कोर्ट परिसर में नहीं आए थे, बल्कि वर्चुअल सुनवाई हुई। वो रिम्स से ही लैपटॉप के जरिए या जिस भी साधन के जरिए वो ऑनलाइन ही जुड़े थे और उनको सज़ा सुनाई गई। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अभी वो पेइंग वार्ड में ही रहेंगे और मेडिकल ग्राउंड पर उनका इलाज चलता रहेगा और यहाँ सज़ा काटेंगे। एक अहम जो बात है कि एक शिकायत आई थी कि लोगों का हुजूम जुड़ रहा है, वो मतलब वहाँ पर एक तरह से दरबार लगा रहे हैं। तो हाँ, तो उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि सैटरडे को एक सीमित संख्या में ही लोग उनसे मुलाकात कर सकेंगे, इस तरह से जब भी कोई नहीं मुलाकात कर सकेगा। तो निश्चित रूप से ये आखिरी 5वां मामला था जिसमें सज़ा का इंतजार था। 15 फरवरी को ही उनको दोषी ठहराया जा चुका था। ये जो चारा घोटाला का मामला है ये 1992 से 96 के बीच सामने आया। पहली बार 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी शुरू हुई और इस घोटाले की बात सामने आई। 1997 में पहली बार जो है लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय किए गए और इसके बाद आज जो सज़ा सुनाया गया इसमें 38 दोषियों के खिलाफ सज़ा सुनाया गया, जिनमें लालू प्रसाद यादव भी एक हैं। तो अब देखना होगा, उनको जेल में रहना होगा। हालांकि वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ से क्या रियायत मिलती है या आगे वो लोग जमानत के लिए कोशिश कर सकते हैं मेडिकल ग्राउंड पर। लेकिन कम से कम अभी आगामी 2 से 3 महीने तक, जब तक वो सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, सुनवाई होती है, तब तक लालू प्रसाद यादव को जेल में रहना होगा। जी, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या जो नेता या जो लालू यादव के चाहने वाले हैं वो सभी उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको कम सज़ा होगी या हो सकता है उन्हें सज़ा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कोर्ट में किसी भी तरह के इमोशन की जगह कोई होती नहीं है। इसलिए लालू यादव को 5 साल की सज़ा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद से ही जैसे ही सज़ा सुनाया गया उसके तुरंत बाद ही उनके वकीलों ने जब मीडिया कर्मियों से बात की तो ये बात उन्होंने सामने रखी कि अब हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। और इसमें लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। जाहिर तौर पर आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबों में मायूसी छा गई है। लोग सुबह से ही लालू यादव के गांव में उनके जो पैतृक आवास है वहाँ मंदिरों में पूजा कर रहे थे कि शायद इससे उनकी सज़ा जो है थोड़ी कम हो, क्योंकि अपने अपने चाहने वालों पर डिपेंड करता है ये सभी चीज़। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट के लिए रवाना हुए हैं। क्यों अचानक से मुख्यमंत्री का 2 दिन के लिए बरहेट दौरा? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि वो उनका निर्वाचन क्षेत्र है
बरहेट से ही चुनकर आते हैं मुख्यमंत्री, तो उनका दौरा अपेक्षित था। और आपको थोड़ा सा इससे अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ ही दिन पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, वो संताल के दौरे पर थे, राजमहल वो गए, उन्होंने माघी पूर्णिमा में स्नान किया और बड़े पैमाने पर वो वहाँ पर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिले हैं। तो निश्चित रूप से ये अपेक्षित था कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री जब गए हैं और इतनी तस्वीरें आईं और लोगों में जिस तरह का रिएक्शन दिखा, तो मुख्यमंत्री का दौरा बहुत था, तो वहाँ पर वो विकास योजनाएं जो चल रही हैं उनकी समीक्षा करेंगे। हो सकता है कुछ सौगात भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को दें। और इसका इस तरह से देखा जा सकता है कि एक तो जो है सरकार का जो महत्वाकांक्षी एक प्रोग्राम चल रहा है, सरकार आपके द्वार, तो हो सकता है इसके तहत भी मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाएं, क्योंकि हमने देखा था कि जब वो 26 जनवरी के समय जब दुमका में गए थे, इसके अलावा उससे पहले भी जब वो क्या कहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर गए थे, तो उन्होंने जनता दरबार वहाँ पर अपने दुमका स्थित आवास में किया था। तो निश्चित रूप से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि वो लोगों से मुलाकात सीधे कर सकते हैं, लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं, और ना बतौर मुख्यमंत्री बल्कि विधायक भी। और जो बरहेट का क्षेत्र है रानी, वो काफ़ी अहम है। आप जानते हैं कि साहिबगंज ज़िले को आप देखेंगे तो एक तो अति पिछड़ा ज़िलों की बात करें तो साहिबगंज का नाम आता है कि अति पिछड़ा ज़िला है। वहाँ पर जो कृषि कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा जो अहम है, रोजगार की समस्या वहाँ पर है कि किसी भी तरह का नज़दीकी कोई उद्योग नहीं है जहाँ पर लोग रोजगार कर सकें। जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि बांस की चीज़ें बनाना, खटिया बनाना या फिर बीड़ी बनाना, इस तरह के जो असंगठित रोजगार हैं लोग उसमें लगे हुए हैं। दूसरी जो अहम बात है कि अब वहाँ पर कोशिश शुरू हो रही है। एक तो साहिबगंज गोविंदपुर मार्ग बना है, बंदरगाह का निर्माण वहाँ पर हो रहा है, हालांकि वो केंद्र की तरफ से अंतर्देशीय जल मार्ग के तहत बनाया जा रहा है सकरी गली में। तो इन चीज़ों से अब जो संभावनाएं खुलेंगी साहिबगंज के लिए, तो हो सकता है मुख्यमंत्री उसका भी जायजा लें, जो सड़क निर्माण हो रहा है उसका जायजा लें। दूसरी बात है कि साहिबगंज को पर्यटन के लिहाज से जितना विकसित हो जाना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। साहिबगंज का जो बरहेट जो विधानसभा क्षेत्र है, बरहेट जो प्रखंड है, वहाँ पर शिवगादी है, भोगनाडीह है। तो शिवगादी एक तो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर बहुत भीड़ लगता है सावन के समय में। और जो दूसरी बात है भोगनाडीह की बात, तो हर समय आप जानते हैं कि हर साल वहाँ पर 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, नेताओं का मजमा लगता है। लेकिन हम लोग जा चुके हैं कई बार, और जितना वहाँ पर नेताओं के दौरे और सम्मेलन या रैलियां होती हैं, वो अपेक्षित बदलाव कुछ दिखा नहीं है। जो स्कूल बिल्डिंग बने थे वो खाली पड़े हैं, वहाँ पर अंदर भैंसें बैठी हैं, ये स्थिति है, सड़कों की स्थिति खराब है। तो हो सकता है मुख्यमंत्री उसकी भी समीक्षा करें, देखें और लोग उस शिकायत को लेकर सामने आएँ। दूसरी जो अहम बात है कि अगर राजमहल के आप क्षेत्र में चल जाएं तो माघी पूर्णिमा का मेला जो हाल ही में बीता, जहां बाबूलाल मरांडी गए थे, वो झारखंड का राजकीय मेला है। उसका बहुत महत्व है, क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा नदी झारखंड के एक ही जिले से होकर बहती है, वो राजमहल है और राजमहल से उत्तर वाहिनी बहती है, इसलिए उसका धार्मिक महत्व भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि मुगल, आप जानते हैं कि एक समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त राजधानी हुआ करता था राजमहल। तो वहाँ पर मुगल काल के, मीर कासिम के समय के, अकबर के समय के बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जो कह लें, अवशेष भी नहीं कह लें, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में है, चाहे वो जामी मस्जिद हो या सिंगी दलान हो या बारादरी हो, ये तमाम जो जगहें हैं वो वहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं। और आप जानते हैं कि हेमंत सरकार का जो एक प्लान है और इनका जो मैनिफेस्टो है कि झारखंड को पर्यटन हब बनाएंगे, तो हो सकता है मुख्यमंत्री इन चीज़ों की भी समीक्षा करें, उस बारे में चर्चा करें वहाँ के जिलाधिकारी से या पर्यटन से जुड़े तो बाकी अधिकारी हैं उनसे। तो निश्चित रूप से ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगर विकास कार्यों की निगाह से भी देखें और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें कि कुछ ही दिन पहले, अभी सप्ताह भी नहीं बीता है, कि बाबूलाल मरांडी संताल के दौरे पर थे और बरहड़वा, बरहेट और बोरियो, साहिबगंज, यहाँ पर बड़े पैमाने पर उन्होंने दौरे किए, कार्यकर्ताओं से मिले, गंगा में नहाती तस्वीरें जो आईं, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से धार्मिक रुझान रहता है, उस दृष्टिकोण से भी क्षेत्र की जनता जानते हैं कि लहालोट इन चीज़ों पर होती है। तो ये भी एक कारण रहा होगा, राजनीतिक कारण, कि ये दौरा हो रहा है। तो अब देखना होगा कि दौरे में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, क्या चर्चाएं हुई हैं। जी, तो मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट पहुंच गए हैं और आज और कल 2 दिन वो वहाँ रुकेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जैसा कि सूरज ने बताया कि विकास के नज़रिए से भी आप देख सकते हैं इस
दौरे को, और आप राजनीतिक तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि इससे पहले विपक्ष के जो बाबूलाल मरांडी हैं वो उसी क्षेत्र में दौरे में थे, तो हो सकता है इस नज़रिए से भी आप इस दौरे को देख सकते हैं। राज्य के बाहरों की तमाम खबरों के लिए बने रहें फॉलो अप के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।